पहले अफ़गानिस्तान में वहाँ सरकार थी, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार थी। अब एक कट्टरपंथ की सरकार आ रही है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे देश की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, क्या उनका तालिबानी जो नई सरकार बनेगी उनसे कोई टाई अप बनता है, कोई पैचअप बनता है। अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो वो प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो वो हज़ारों करोड़ रुपया मुझे लग रहा है वो पानी में चला जाएगा। सर 20 साल से अस्थिरता है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन हमारे देश की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? भाई देखिए, घाटा नहीं होगा सरकार को। पुरानी बात तो ना कीजिए, लेकिन पिछले 7 साल की बात मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी ने जहाँ जहाँ निवेश किया है वहाँ देश का पैसा डुबाया है। आप चाहे किसी भी निवेश की बात कर लो, मोदी जी की किसी भी योजना की बात कर लो, उज्ज्वला योजना की बात कर लो, अगर हम देश की ही बात करें, उज्ज्वला योजना हो, नोटबंदी हो, नोटबंदी में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया, और नोटबंदी अब तक के देश के इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर रहा। जीएसटी इतनी फायदेमंद रही है कि 11,000 से ज़्यादा व्यापारी इस समय तबाह हो चुका है। वो व्यापारी तबाह हो चुका है। वो 11,000 से ज़्यादा व्यापार बंद हो गए। अब आप लगा लो कि अगर 11,000 से ज़्यादा वो सेक्टर बंद हो चुके हैं तो कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़, जो जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो दुष्प्रभाव पड़ा है, और यहाँ कोरोना में सरकार की जो दूरदर्शिता में अभाव रहा है, सरकार की जो नीतियों में कमियां रही हैं, उन नीतियों में कमियों की वजह से लगभग 8 से 10 करोड़ लोग और बेरोजगार हो गए हैं। तो ये सारी बेरोजगारी और आर्थिक मंदी की मार जो है वो आम आदमी पे पड़ रही है, और इस पे सरकार कोई कारगर प्रयास नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का बयान आप देख लो, इस साल का, पिछली साल का 15 अगस्त के भाषण देख लो, और उससे पहले के 15 अगस्त का भाषण देख लो, लगभग एक से ही है। वही योजना वो 2019 में लॉन्च कर रहे थे, उसी योजना को 2020 में लॉन्च किया, और उसी योजना को 2021 में लॉन्च किया। और मुझे लग रहा है जब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे उन्हीं योजनाओं का अनावरण करते रहेंगे। ये बीजेपी की खासियत है, एक योजना का या एक उद्घाटन का ये उद्घाटन करते रहते हैं, बस योजनाओं के नाम बदलते रहते हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अब वो अलीगढ़ का नाम बदल रहे हैं। भाई अलीगढ़ का नाम बदल कर, जो नाम बदलने में जो पैसा खर्च होना है, उस पैसे को आप अलीगढ़ के विकास में लगा दीजिए। भाई आपको दिक्कत क्या है? मैनपुरी का भी नाम बदल रहे हैं, प्रयागराज का, वो इलाहाबाद का नाम बदल ही चुके हैं। इनको बस ये है कि नाम बदलने हैं, ठीक है, और काम जो पुरानी सरकारों ने काम किए हैं उन काम का नाम बदल के खुद क्रेडिट लेना है, खुद कुछ नहीं करना है। तो मौजूदा सरकार की जो विकास नीति है वो शून्य है इस समय, और ये विनाश की तरफ चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है पूरे देश में इस समय इसी तरह की विचारधारा पनप रही है। चाहे आप इजराइल फिलिस्तीन की बात कर लो, आप अफगानिस्तान की बात कर लो, आप चाइना की बात कर लो, आप हमारे देश की बात कर लो, आप किसी भी जगह की बात कर लो, हर जगह कट्टरपंथी विचारधारा जन्म ले रही है, और कट्टरपंथी जो विचारधारा है ये पनप रही है। और इसी का मुझे लग रहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है कि अब लोकतंत्र हर देश से और हर जगह से कमज़ोर होता जा रहा है। और ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं इस देश में या दुनिया के किसी भी देश में जो आम आदमी है, गरीब है, उसके साथ मुश्किलें बढ़ने वाली है। सर, यदि कोई कार्टून छप जाता है किसी मैगजीन में, किसी पत्रिका में या किसी अखबार में, तो धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया में हल्ला मचाते हैं, सर कलम करने के जो फतवे जारी किए जाते हैं। बात मैंने अभी पूरा देश तबाह हो गया है, किसी मुल्ला मौलवी ने जारी नहीं किया है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इस देश में क्या है, अब आपसी भाईचारे की बात नहीं हो रही है। देश क्या, पूरी दुनिया में कहीं आपसी भाईचारे की बात नहीं हो रही है, मन प्रेम की बात नहीं हो रही है, एक दूसरे की मदद करने की बात नहीं हो रही। बात किस चीज़ की हो रही है कि नफरत कैसे फैलाई जाए, एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए, सत्ता कैसे हथियाई जाए, और लोगों की जो कमाई है, गाड़ी कमाई है, उस कमाई को कैसे लूटा जाए। महंगाई में सरकार नाकाम हो चुकी है, और सरकार ही इन तरीके के जो पोस्टर हैं या बैनर्स हैं या इस तरह के जो नफरत वाली बयानबाजियां हैं, इनको सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। अश्विनी उपाध्याय जैसा आदमी जो एक धर्म विशेष के लिए इस तरीके से टिप्पणियां कर रहा था, उसको अगले दिन आपने जमानत दिलवा दी। तो आप समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि अगर मुस्लिमों के लिए कोई इस
तरीके की बात करता है, लिंचिंग करता है या हेट स्पीच देता है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। और उनके ही संगठन का एक जिम्मेदार आदमी जब प्रवक्ता रहा है वो इस तरीके की बात करता है तो उस पर मोहन भागवत कहाँ है, उस पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब वो कहाँ है। ये लोग इन्हीं के प्लांट किए हुए लोग हैं। इनको इन्होंने खुला छोड़ रखा है कि तुम समाज में नफरत फैलाओ, दंगे फैलाओ, बाकी हम सब काम जो काम है वो सब हम देख लेंगे। जो सोशल मीडिया है हमारे देश में, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे और साइट्स हैं, वहाँ खबरें ट्रेंड कर रही हैं दोनों से कि इंडिया में तालिबान, क्या वाकई में ये चीज़ें बिल्कुल सत्य बात है। तालिबान ना कहो, कट्टरपंथ कहो। आप पर्टिकुलर तालिबान की बात मत कीजिए। पूरे विश्व में इस कट्टरपंथ की विचारधारा पनप रही है और बढ़ रही है। अब आप देख लो, ट्विटर की बात करो। एक समय ऐसा था, हमें ट्विटर पे भरोसा था कि ट्विटर हमारी बात को ईमानदारी से रखता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से एक जो माहौल ये तैयार हो रहा है कि ट्विटर पे जो बीजेपी के विरोध में अगर कोई बात कह रहा है, सच्चाई को दिखा रहा है, सरकार की कमियों को दिखा रहा है, तो ट्विटर उनके अकाउंट लॉक कर रहा है। कांग्रेस के 5000 से ज़्यादा नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के जो हमारे विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उनका अकाउंट भी शामिल है। तो अब लोकतंत्र की बात कहाँ रही, अब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कहाँ रही, ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कहाँ रही इस देश में। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन ना तो इस समय पत्रकारिता स्वतंत्र है, ना आम आदमी स्वतंत्र है, ना कोई विपक्ष का नेता स्वतंत्र है। कोई भी आम आदमी की बात को नहीं कह सकता है, कोई भी गरीब भुखमरी पे बात नहीं कर सकता, कोई भी बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं कर सकता, कोई भी महिलाओं के साथ हो रही दुराचार पे बात नहीं कर सकता। जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को किसी भी तरीके से दबा दिया जाता है। अफगानिस्तान में जो बवाल मचा हुआ है, सत्ता का तख्ता पलट हो गया है, उसका अफगानिस्तान की स्थिति का भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? हर जगह फर्क पड़ेगा, हर जगह कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से अफगानिस्तान में ये घटना हुई है, पूरे विश्व के लिए शर्म की बात है। अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, जितनी बड़ी महाशक्तियाँ थीं, सब ने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। अमेरिका अगर चाहता तो तालिबान इस तरीके की घटना नहीं कर सकता था, बीच का कोई रास्ता निकलता। लेकिन अमेरिका खुद चाह रहा था कि अफगानिस्तान कमज़ोर हो, जिससे कि अफगानिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको अमेरिका हथिया सके, जैसे कि अमेरिका ने ईरान में और इराक में किया है। अमेरिका यही काम करता है कि देश में जो ये है गृह युद्ध की स्थिति करवाता है। पहले खाड़ी युद्ध करवाया इराक ईरान में, उसमें अभी पाकिस्तान होता जा रहा है ना अफगानिस्तान में। तो भाई पाकिस्तान का भी यही हाल हो जाएगा। अफगानिस्तान को ये कमज़ोर कर देंगे, उससे अमेरिका फ़ायदा ले लेगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी यही होने वाला है। जो पाकिस्तान अभी खुश हो रहा है ना कि हम अफगानिस्तान के रिसोर्सेज लूट लेंगे, तो पाकिस्तान की गलतफहमी है। अमेरिका जो महाशक्ति है इस समय दुनिया की, वो पाकिस्तान के साथ भी यही करने वाला है। वहाँ भी इस तरीके का काम होगा, क्योंकि वहाँ के भी जो आतंकवादी संगठन है वो ये अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं उनको भी फंडिंग हो रही है, और इसके कई सबूत पहले भी मिलते रहे हैं। और मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद को जो अमेरिका जैसी महाशक्तियां हैं ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही हैं, और ये हर देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। भारत पे क्या असर पड़ेगा सर इसका? भारत पे असर ये पड़ेगा कि यहाँ भी लोकतंत्र कमज़ोर होगा। जो बीजेपी आरएसएस जैसी जो देश की शक्तियाँ हैं, जो पार्टियाँ हैं, ये लोग और कट्टरपंथ की तरफ जाएंगी। एक गलत मैसेज अब हमारे यहाँ आने वाला है। लोकतंत्र खतरे में रहेगा और आगामी समय में इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो बीजेपी फ़ायदा उठाएगी इसका? बीजेपी इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएगी। बल्कि इस समय भारत को ये करना चाहिए था कि हमें अफ़गानिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन भारत न्यूट्रल रहा और दुनिया के सभी देश न्यूट्रल रहे, ठीक है ना। जबकि हमें जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं भी अगर गड़बड़ा रही है, तो हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन जो भारत की जो मुस्लिम आबादी है वो भी कहीं खुल करके जो है सामने नहीं आ रही है अफगानिस्तान के लिए। मुस्लिम तो वैसे ही डरे हुए हैं, मुस्लिम तो यहाँ वैसे ही डरे हुए हैं। मुस्लिम तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 साल से हमारे देश में हिंदू मुसलमान का ऐसा माहौल कर रखा है कि अगर मुसलमान कुछ बोलता है तो बीजेपी का IT सेल उनके बयानों को कुछ का कुछ करके अर्थ का अनर्थ कर देता है। अभी आप हाँ बिल्कुल इसी वजह से चुप बैठे। आदमी पहले अपनी जान बचाएगा या बाहर का मामला देखेगा। अभी पिछले दिनों में देखने में भी आ रहा था मुसलमानों के लिए क्या क्या तरीके से बीजेपी इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रही है। विपक्ष का कोई नेता अगर मुसलमानों के पक्ष में कोई बात कहता है तो उस मामले को इस तरीके से तूल दे के उसको देशद्रोही और आतंकवादी घोषित करने का कोशिश किया जाता है। मोदी सरकार है जो वो कह रही थी लास्ट ईयर कि हम CNRC ला रहे हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार है
जिन पर अत्याचार वहाँ होता है। तो हम अभी उनको ये यहाँ बताइए लाएंगे, जो अपनी नज़ारे लेने के लिए। तालिबान ने जो अभी अफगानिस्तान में कब्जा किया है, तो हमारी सरकार ने हमारे वहाँ पे अफगानिस्तान में जो हिंदू फंसे हैं उनको एयरलिफ्ट कराने के लिए क्या इंतजाम कराया है? अभी तो सरकार की तरफ से कोई स्थितियाँ स्पष्ट ही नहीं हुई हैं। काफ़ी हिंदू, हज़ारों लाखों हिंदू वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ करे। सरकार क्या है, ढोल पीटती है, कहती है, बस करने का काम नहीं है सरकार का। ये सरकार सिर्फ कहने का काम करती है। ये वही सरकार थी बीजेपी की जिन्होंने पाँच आतंकवादियों को पहले जब वाजपेयी जी 99 में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया था, और उन्हीं में से कुछ आतंकवादी ऐसे थे जो पार्लियामेंट अटैक में भी शामिल रहे, और बहुत सारी ऐसी जो आतंकवादी गतिविधियां हुई जिनमें हज़ारों लोग मरे, तो उनमें वही आतंकवादी शामिल रहे। तो बीजेपी खुद आतंकवाद को बढ़ावा देती। बीजेपी में तो खुद बहुत सारे नेता हैं जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और जिन पे आतंकवाद के मुकदमे दायर हैं। साध्वी प्रज्ञा देख लो, चिन्मयानंद है, इस तरीके के कई ऐसे लोग हैं। और आज एक ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया था कि इस समय जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, इसमें बीजेपी के 300 में से 78 जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। तो ये तो पार्टी खुद क्रिमिनल माइंड लोगों की पार्टी है, तो इनसे आप कैसे उम्मीद रख रहे हो कि लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे? सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अफ़गानिस्तान से मेरे पुरखों की मुझे वहाँ की मिट्टी से मुझे खुशबू आती है। लेकिन कहते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त रहा, अच्छा पड़ोसी रहा है, लेकिन अब कोई नहीं। बीजेपी की हमेशा कथनी करनी में फ़र्क रहा है। वो जो बीजेपी वाले लोग जो कहेंगे, समझ लो वो करेंगे नहीं, ठीक है। पाकिस्तान का विरोध करते हैं, ठीक है। अब चाहे आडवाणी जी हो, वो वहाँ के जिन्ना की तारीफ़ करते हैं जाके, ठीक है। अब मोदी जी हो, पाकिस्तान का खूब विरोध करते हैं, लेकिन वहाँ चुपचाप जाके बिरयानी खाए आते हैं, ठीक है। तो इनके यही काम है। चाइना में जाते हैं, चाइना से हमारे जो इस समय संबंध ठीक नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं चाइना के साथ, उन जिनपिंग के साथ जाके वहाँ चाय पीते हैं। तो इनका काम यही है। ये लोग कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं। आप देख लो पाकिस्तान में भी माहौल इसी तरीके का है, वहाँ भी लोकतंत्र की पूरी तरीके से बहाली नहीं है, और चाइना में भी इस समय डिक्टेटरशिप है। तो ये खुद मोदी जी की जो मानसिकता है या बीजेपी की जो मानसिकता है, आरएसएस की जो मानसिकता है, ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली मानसिकता है, और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। लोग कहते थे कि मोदी जी ने पूरी दुनिया की सैर कर ली है, देश विदेश में यात्राएं की हैं, लेकिन क्या उसका कुछ फायदा मिलेगा अफगानिस्तान की स्थिति पर? वो तो आप देख लो ना, कहाँ फ़ायदा मिला है। हमारी विदेश नीतियाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग हुई हैं। जिस देश में मोदी जी गए हैं उस देश से हमारे संबंध खराब हो गए। अरे नेपाल तो हमारा छोटा भाई हुआ करता था, अब नेपाल के साथ हमारे संबंध देख लो किस तरीके के हैं। म्यांमार के साथ हमारे संबंध देख लो, भूटान में से हमारे संबंध देख लो, बांग्लादेश से संबंध देख लो, और आप क्या कहते हैं श्रीलंका से संबंध देख लो। हमारे अपने देश की स्थिति देखो ना, मेघालय में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मोदी जी तो देश का नाश करने पे तुले, जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ हमारे देश की थू करवा के आते हैं। अब पहले क्या था कि सोशल मीडिया में जो विपक्ष के लोग थे वो इतने एक्टिव नहीं थे, तो चीज़ें उन्हें नहीं पता चल पा रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा देता था, आदमी उसी को हकीकत मान लेता था कि भाई मोदी जी ने ये काम बढ़िया किया, वो काम बढ़िया किया। अगर मोदी जी की विदेश नीति अच्छी है तो पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं इस समय कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की वजह से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। भाई 7 साल से तो आप हो सत्ता में, कब तक आप नेहरू का, कांग्रेस का और गांधी परिवार का पीछा नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अब तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो कि हमारे लिए जो फंडिंग की गई है अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की, तो हमें उनका टैक्स भरना है, इस वजह से हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। भाई जीएसटी इस समय माइनस में चल रही, जीएसटी के जो जीडीपी के आंकड़े इन्होंने जाहिर नहीं किए, माइनस में चल रही। तो उस सरकारी व्यवस्थाओं को और देश को चलाने के लिए इन्हें पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? महंगाई इसी वजह से बढ़ रही है कि वो पैसा ये लोग कवर अप करें और जो योजनाएं उनको क्रियान्वित करें। लेकिन इस समय सरकार पूरी तरीके से विफल है और सरकार सच्चाइयाँ नहीं बता रही है। दुर्भाग्य की बात ये है, इससे पहले जो सरकारें थी कम से कम बता तो देती थी कि हमारे पास जो है, हमारे पास खजाना नहीं है। तो एक टाइम आप याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी वाला, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर देश का आदमी, देश के पास इस समय खाने पीने की कमी है, तो अगर आप लोग एक दिन का खाना छोड़ दें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना मिल जाएगा। लेकिन अब इंदिरा गांधी जी ने जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो हर घर से पैसे मांगे थे, जिसकी जो जितनी
कैपेबिलिटी हो वो उतना पैसा देश के खजाने में दें। तो इस समय मोदी जी को भी इस तरीके से बोलना चाहिए कि भाई हमारे देश का खजाना खाली हो रखा है और आप लोग अपने खर्चों की कटौती करें और हमें भाई कुछ पैसा दें। लेकिन इनकी नीयति ठीक नहीं है। इनको मान लो अगर कोई पैसा दे भी दे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? अंबानी अडानी की तिजोरियों में। अब ये हमारी जो खेती है, किसानी है, इसको भी अंबानी अडानी की तिजोरी में भरना चाह रहे हैं। अडानी को इन्होंने कश्मीर से लेके पूरा हिमाचल प्रदेश के जितने भी सेब के बागान थे सब उनके यहाँ गिरवी रख दिए हैं।